कह रहा है कि अगर गाजा में मदद ना पहुंची तो अगले 48 घंटों के दौरान 14,000 बच्चों की जान भी जा सकती है। इसके साथ साथ देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के फ्रंट पे क्या हो रहा है, ये जंग कब तक चलेगी, क्या पुतिन सुनेंगे ट्रंप की सलाह। और साथ ही एक कहानी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले की। माउंट एवरेस्ट को 19 बार फतह कर लिया और अब एक और फतह की तैयारी। साथ ही जानेंगे शांघाई में कैसे हवा से ही शहर का नज़ारा देख सकेंगे लोग। और आखिर में न्यूयॉर्क के पेट गाला में कौन थे सितारे। सबसे पहले आज की लीड स्टोरी। यूके सरकार ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड बातचीत रोक दी है। यूके इजराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो गाजा में अपना अभियान बंद करे और मदद के ट्रकों को जाने दे। यही मांग कनाडा और फ्रांस भी कर रहे हैं। दुनिया भर से इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप की वजह से वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक चेतावनी ने सबकी नींद उड़ा दी है। गाजा में 14,000 बच्चों तक खाना, ये नवजात बच्चे हैं जिन्हें खाना न मिला तो फिर 48 घंटों में उनकी जान भी जा सकती है। देखना होगा कि क्या इजराइल गाजा में मदद जाने देगा, क्योंकि फिलहाल उसका सारा ध्यान वहां से लोगों को भगाने पर लगा हुआ है। जबालिया में खाना बांट रही एक सामुदायिक रसोई के बाहर लोगों की जबरदस्त भीड़। ये आपाधापी सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि जान बचाने की है, जिस पर न सिर्फ इजरायली हमलों बल्कि राहत आने पर कल तक लगी रही पाबंदी का भी खतरा है। सबसे ज्यादा खतरे में हैं तकरीबन 14,000 नवजात, जिनके लिए अगले 48 घंटे बहुत ही भारी हैं। इन तक वक्त पर खाना नहीं पहुंचा तो इनकी जान पर खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मदद के प्रमुख टॉम फ्लैचर की तरफ से इस बारे में चेतावनी आई है। गाजा में भूखमरी का सामना करते 20 लाख लोगों के लिए दुनिया भर से दबाव बढ़ने के बाद कल कुछ ट्रक पहुंचे हैं, जिसमें खाना पीना, दवाएं और दूसरी जरूरी सामान है। इन्हीं ट्रकों में बेबी फूड भी है, जिसका बच्चों तक समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र को गाजा में 100 ट्रक सामान भेजने की अनुमति मिल गई है। And we expect, of course, with that approval, many of them, hopefully all of them, to cross today to a point where they can be picked up and get further into the Gaza Strip for distribution. इस बीच यूके, कनाडा और फ्रांस ने एक सख्त साझा बयान जारी करके इस मदद को नाकाफी बताया है और कहा है कि इजराइल गाजा में जो कुछ कर रहा है उसे न रोका गया तो उसके खिलाफ वो पाबंदियां भी लगा सकते हैं। सीज फायर के दौरान तकरीबन 600 ट्रक रोज सामान लेकर गाजा जाते थे, लेकिन इजराइल को किसी भी चेतावनी की कोई फिक्र नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इस तरह की मांग करके यूके, कनाडा और फ्रांस इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले के लिए बड़ा इनाम पेश कर रहे हैं। इजराइल को राष्ट्रपति ट्रंप के विचार मंजूर हैं और वो सभी यूरोपीय नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही करें। जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर बचे हुए बंधक रिहा किए जाएं, हमास हथियार डाले, हमास के हत्यारे नेताओं को निकाला जाए। इजराइल ने अपने बंधकों की रिहाई और हमास समेत दूसरे आतंकी गुटों के खात्मे के लिए नया सैनिक अभियान भी चलाया है। सोमवार रात को भी हमले जारी रहे। इन हमलों में कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर है और बचा खुचा सामान तलाशते ये बच्चे उस शेल्टर में थे जहां पहले स्कूल हुआ करता था। इस शेल्टर और पास के एक घर पर हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके साथ ही इजरायली हमलों से डेर अल बला में 13, नुसरात शरणार्थी शिविर में 15 और खान यूनुस में 10 लोग मारे गए। बढ़ते हमलों की वजह से खान यूनुस से लोगों के भागने का सिलसिला जारी है, क्योंकि इजराइल की सेना ने लोगों से जल्द ये इलाका खाली करने के लिए कहा है। मलबे से घिरी और धूल भरी टूटी फूटी सड़कों पर लोगों के काफिले चले जा रहे हैं।
पहले ही दिन से इस जंग का सबसे बड़ा निशाना महिलाएं और बच्चे हैं जो बमों से बच जाते हैं। वो जिन हालात में रह रहे हैं वो कतई रहने और जीने लायक नहीं। दुनिया के बढ़ते दबाव की वजह से इजराइल कुछ नर्म पड़ता है, लेकिन अमेरिका का पूरा समर्थन उसे पूरी तरह से नर्म नहीं पड़ने दे रहा। हालात रहने लायक नहीं है, फिर भी लोग जिए जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद हालात बेहतर हों, लेकिन लोगों को अपने घर बार को छोड़ने को कहा गया है। बहुत सारे इलाकों से हमारे साथ वेस्ट एशिया मामलों के जानकार अशरफ जैदी हैं। अशरफ जैदी साहब, वहाँ पर अब क्या उम्मीद है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्या कर पाएंगे? क्या किसी तरह का दबाव काम आएगा? जो यूके कर रहा है, जो फ्रांस कर रहा है, वो क्या काफ़ी है? क्योंकि अमेरिका का साथ इजराइल को है, लेकिन जैसा खतरा वहां के आम लोगों पर बना हुआ है जिंदगी का, उस बीच अब क्या उम्मीद कहां से बन सकती है? देखिए नगमा जी, ये जो वॉर है जो गज़ा के ऊपर थोपी गई है, इसको आज 580 दिन के करीब गुजर चुके हैं। और पिछले 580 दिनों में वो कौन सा क्राइम है जो गज़ा के लोगों के साथ अंजाम ना दिया गया हो? वो कौन सा वार क्राइम या जैसा भी क्राइम है वो हर तरीके का इसराइल ने गज़ा के अंदर अंजाम दिया है। और वो तमाम बैनुल अक़वामी इदारे, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं वो नाकाम हुए हैं इसराइल पर दबाव बनाने के लिए। इसराइल ने को बचाने के लिए इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, अमेरिका बिलखुसूस उसमें शामिल है, यूरोप के देश हैं, और इन सब के अलावा खुद जो सो कॉल्ड इस्लामी देश अपने को कहते हैं, उसमें चाहे सऊदी अरबिया हो, कतर हो, यूएई हो या दूसरे ममालिक मिस्र हो, इन सब ने मिली-जुली भगत के ज़रिए इसराइल को अपना पूरा सपोर्ट दिया और गज़ा के अंदर हर तरीके का क्राइम इसराइल ने अंजाम दिया। तो फिर गजा को अब कहां से उम्मीद है, तमाम कहां से उम्मीद बन सकती है? यूके और फ्रांस की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे आपको क्या उम्मीद लगती है? क्या इजराइल पर दबाव बन पाएगा? क्योंकि अब सवाल उन बच्चों का है, नवजात बच्चों का, जहां खाना नहीं पहुंच रहा, और इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये चेतावनी दी है कि उनकी जान जा सकती है, 14,000 बच्चों की। तो ये आपको लगता है कि इस वक्त कोई इंटरफेयर कहीं कोई कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो अवामी दबाव है, जो हक़ पसंद लोगों की जो एहतजाजात हैं, जो दुनिया में इन बच्चों की जान को बचाने के लिए किए जा रहे हैं, और इसी तरह जो यूरोप के बहुत सारे शहरों में इन बच्चों की जान को बचाने के लिए जो तज़ाहुरात, जो प्रोटेस्ट किए लेकिन जा रहे हैं, जी जी उनसे एक दबाव बनने की आशंका ज़रूर है, लेकिन इसराइल दबाव की किसी भी उम्मीद तरीके है, के लेकिन जल्दी कुछ हो ऐसा लगता नहीं है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल। इजराइल ने ऑपरेशन गिडियन चैरियट शुरू कर दिया है और लोगों को वहां से खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हमास के लिए भी जो शर्त है वो मानने को तैयार नहीं, तो वो भी तो जिम्मेदार है इन हालात के लिए। वो बंधकों को रिहा नहीं करते और इजराइल का कहना है जब तक वो छूटेंगे नहीं तब तक ये जंग नहीं थमेगी। देखिए, हमास कितना इन हालात का ज़िम्मेदार है वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन हालात का ज़िम्मेदार हर वो इंसान है कि जो इसराइल के इन क्राइम पे खामोश है, चाहे वो इस्लामी देश हों या और भी लोग के जो इसराइल का इसमें साथ दे रहे हैं। तो मैं अमेरिका समझता भी हूँ हमें खामोश अपने है, तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को वो अमेरिका मान सिर्फ रहे हैं। खामोश ही नहीं, अमेरिका सिर्फ खामोश ही नहीं, बल्कि वो पूरे तरीके से वो बम, जो वो मिसाइल्स के जो स्कूल्स के ऊपर, जो हॉस्पिटल्स के ऊपर, जो शेल्टर्स के ऊपर बरसाए जा रहे हैं, वो सब अमेरिकन मिसाइल्स हैं, अमेरिकन बॉम्ब हैं। और और दुनिया हम्म उसमें तमाशाई बनी हुई है, और हमें चाहिए कि हर तरीके से ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये दुनिया की ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, जो एक इंसानियत के नाम पे धब्बा है, हम भी खामोश हो जाएं, हम ये बल्कि हर इंसान को वो कहीं भी बसता हो, क्योंकि हम्म ये मसला सिर्फ एक फिलिस्तीन नहीं, और ये अभी जो एक मसला फिलिस्तीन में है, बसने वाली कौम का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मसला जिसकी हम तस्वीरें देख रहे हैं वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानवीय त्रासदी है, जहां पर बिल्कुल। खाने के लिए इस तरह से लाइन लगी हुई है,
जिंदगी किसी तरह से किसी आस के सहारे लोग पकड़े हुए हैं, बच्चे जो हैं उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। आपका धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस गाज़ा के उन इलाकों की जहां पर सिर्फ बची हुई खंडर है और लोग किसी तरह से दिन काट रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद हालात बेहतर हों। आगे बढ़ते हैं हम दूसरी खबर पे अब, और ख़बर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के भिखारी दुनिया के ज़्यादातर देशों में मिल जाते हैं और अब ये सामने आया है कि दुनिया के तमाम देशों की जेलों में भी पाकिस्तानी बंद हैं। पाकिस्तान के जो हज़ारों लोग दुनिया भर की जेलों में बंद हैं, उनमें से तकरीबन 2/3 तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में हैं। इन लोगों पर तरह तरह के आरोप हैं। सऊदी अरब की सड़कों पर भीख मांगते पाकिस्तानी, साल भर इनकी भीड़ रहती है, लेकिन उम्रा और हज के वक्त इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही हो जाती है। जापान तक में पाकिस्तानी भिखारी मिल जाते हैं। इन भिखारियों की तरह दुनिया के तमाम देशों की जेलों में भी पाकिस्तानी नागरिक मिल जाते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बताया गया कि दुनिया की जेलों में 23,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बंद हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की वेबसाइट पर इन कैदियों के बारे में महीनों से यही जानकारी पड़ी हुई है। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा 12,156 कैदी सऊदी अरब की जेलों में हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की जेल है, जहां पर 5,292 पाकिस्तानी कैद हैं। फिर भारत का नंबर है, जहां 706 कैदी हैं। ओमान में 703, ग्रीस में 598, चीन में 406, पाकिस्तान के एक और सबसे अच्छे दोस्त तुर्की की जेलों में 387, मलेशिया में 384, बहरीन में 371, कतर में 338, इटली में 330 और यूके की जेलों में 321 हैं। यानी 74% कैदी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में हैं। इस वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि 2010 से 2024 के बीच 188 पाकिस्तानियों को मौत की सजा दी गई। इनमें सबसे ज्यादा मामला सऊदी अरब में है, 188 मामले हैं, यानी कुल संख्या के 93%। विदेशी जेलों में जो पाकिस्तानी बंद हैं, उनमें से नशे की तस्करी में 3,069, चोरी के आरोप में 876, दूसरे आरोपों में 214, धोखाधड़ी में 197, अनैतिक मामलों में 191, कानून तोड़ने पर 172, सुरक्षा संबंधी मामलों में 123, हत्या के आरोप में 83, गबन के मामलों में 75 और सरहद से जुड़े मामलों में 65 हैं। यूरोप की जेलों में भी जो बाहरी लोग बंद हैं, उनमें पाकिस्तानी मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। पाकिस्तान के हालात से परेशान होकर ये लोग कानूनी गैर कानूनी तरीके से विदेश पहुंचते हैं नई जिंदगी की शुरुआत में, लेकिन कई बार वहां भी जाने अनजाने में कुछ लोग ऐसे काम कर बैठते हैं कि बाकी जिंदगी जेल में काटनी पड़ जाती है। पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान एक बांध बनाने की तैयारियां कर रहा है। ये बांध कुनार नदी पर बन रहा है। तालिबान के जनरल मुबीन ने खुद जाकर मौके का मुआयना किया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो भारत की तरफ से सिंधु नदी की संधि को स्थगित करने के सदमे से ही अब तक नहीं उबर सका है। लेकिन उसके लिए राहत की बात यह है कि चीन स्वात नदी पर पाकिस्तान के लिए एक बांध बना रहा है, जिससे उसकी पानी बिजली की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। पाकिस्तान बाहरी देशों के जरिए अपने दाना पानी का इंतजाम आखिर कब तक करेगा? पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर इस कार्टून से सटीक टिप्पणी कोई हो ही नहीं सकती। सिंधु जल संधि स्थगित होने से घबराया पाकिस्तान प्यास बुझाने के नए नए रास्ते तलाश रहा है। दोस्त चीन उसे एक बांध बनाकर देने वाला है, जिसकी ऊंचाई 700 फुट होगी और ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध होगा। कहा जा रहा है कि इससे पेशावर को रोज 30 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। ये बांध केपीके के मोहम्मद में स्वात नदी पर बन रहा है। इससे पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। ये बांध 2027 तक बनकर पूरा हो सकता है, लेकिन ये समय काफी लंबा है। सिंधु जल संधि स्थगित होने का असर तो पाकिस्तान पर बहुत ही जल्दी दिखने लगेगा। पाकिस्तान लगातार भारत से गुजारिश कर रहा है कि वो इस संधि को स्थगित करने के फैसले पर फिर से विचार करे, लेकिन इस बार भारत किसी नरमी के मूड में नहीं दिख रहा। इस समझौते के तहत सिंधु के साथ ही झेलम और चनाब का पानी मिलता है। इन नदियों का ज्यादा पानी पाकिस्तान लेता रहा है। वो इस पानी से बिजली बनाता है।
सिंचाई में इस्तेमाल करता है और कई शहरों की प्यास भी बुझती रही है। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का कभी पालन नहीं किया। भारत ने कई जंगों और पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के बावजूद पानी को कभी हथियार नहीं बनाया। लेकिन इस बार भारत ने अपने हक का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान बौखला गया है। इस वक्त ये खबर आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक यानी को फाउंडर और उसका वरिष्ठ नेता आमिर हमजा घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो लाहौर के अस्पताल में भर्ती है। आमिर हमजा हाफिज सईद का करीबी है और साथ ही अब्दुल रहमान मक्की का भी करीबी बताया जा रहा है कि लाहौर के एक अस्पताल में उसे दाखिल किया गया है। हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये जानकारी, बड़ी जानकारी आ रही है आतंकवादी को लेकर जो कि लश्कर का काफ़ी बड़ा लीडर है, इसके बारे में और क्या जानकारी है जो हाफिज सईद का काफ़ी करीबी माना जा रहा है और अभी घायल बताया जाता है? देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो लश्कर का को फाउंडर है आमिर हमजा, ये अपने घर में घायल हुआ है, घर के पास घायल हुआ है और इसको लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी घायल होने के पीछे वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। क्या इसको गोली लगी है या किसी और वजह से घायल है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन ये पुख्ता जानकारी मिली है कि आमिर हमजा घायल हुआ है और काफी गंभीर हालत में कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आमिर हमजा जो है वो लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बहुत क्लोज है, काफी करीबी है और लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर है। हालांकि ये काफी लंबे समय से टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन भारत से वांटेड है और यहाँ पर कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अपनी उम्र के चलते ये टेरर एक्टिविटी में ज्यादा फिलहाल पिछले कुछ सालों से इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन भारत में ये वांटेड है और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। तो एक पाकिस्तान से बड़ी खबर कि आमिर हमजा जो लश्कर का को फाउंडर है वो इंजर्ड हुआ है, घायल हुआ है और उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि आमिर हमजा घायल है, लाहौर में से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हाफिज सईद का करीबी है, मक्की का करीबी है और इस वक्त भारत में वांटेड रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मुकेश सिंह सेंगर। पाकिस्तान की पोल खोलने विदेश जा रहे सांसदों की आज की ब्रीफिंग से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सांसदों को बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का रवैया काफ़ी सकारात्मक है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा नहीं की बल्कि सिर्फ खेद जताया है। इस पर जानकारी दे रहे हैं अखिलेश शर्मा। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दुनिया भर को बताने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं उनकी विस्तार से ब्रीफिंग हुई है। महत्वपूर्ण बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के जो अन्य आयाम थे उनके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कुछ कूटनीतिक पहलुओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। खासतौर से चीन के रवैये को लेकर बताया गया कि जब भारत ने सैनिक कार्रवाई की तो उसके बारे में जो चीन की प्रतिक्रिया आई वो काफ़ी सधी हुई थी, काफ़ी संतुलित थी, क्योंकि उसने भारत की कार्रवाई को कंडेम करने के बजाय उस पर रिग्रेट व्यक्त किया। कूटनीति के लिहाज से काफ़ी बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि चीन जो है वो हर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन चीन की नपी तुली सधी हुई प्रतिक्रिया को भी एक तरह से सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। तो ये बात भी है जो महत्वपूर्ण है और इसके बारे में भी इन सभी सांसदों को और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसे मौक़ों पर पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। ये प्रतिनिधिमंडल इसीलिए भेजे जा रहे हैं ताकि दुनिया भर को बताया जा सके कि आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरह पाकिस्तान बार बार एक्सपोज हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान को विक्टिम कार्ड खेलने का कोई हक नहीं है और यही कारण है कि पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करना चाहता है। यही कारण है कि ये प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज़ फायर हुआ उसको लेकर के भी विस्तार से बताया गया कि पहल पाकिस्तान की ओर से की गई थी। उनके डीजीएमओ की ओर से पहले फ़ोन किया गया था, लेकिन हॉटलाइन पर संपर्क नहीं हो पाया। फिर जो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग है उसने संपर्क साधा और कहा कि डीजीएमओ पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, लेकिन मध्यस्थता की बात पूरी तरह से खारिज कर दी गई है।
इसी के साथ ये भी कहा गया कि ये जो प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं ये वहाँ पर उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो पूर्व राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और इसी के साथ वहाँ के जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके साथ मुलाकात होगी, बुद्धिजीवियों के साथ भेंट होगी और साथ ही वहाँ की मीडिया से भी मुलाकात होगी। इसी के साथ जो भारतीय डायस्पोरा वहाँ पर रहता है उनसे भी विस्तार से बातचीत होगी, उन्हें भी बताया जाएगा भारत का पक्ष, ताकि वो वहाँ पर अपने अपने देशों में जहाँ वो रहते हैं भारत की आवाज़ को पुरजोर ढंग से उठा सकें। तो कूटनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी। उनको उम्मीद है कि अब जंगबंदी की बात आगे बढ़ेगी। पुतिन के सलाहकार यूरी उशाको ने कहा है कि बातचीत खुले माहौल में हुई और अच्छी रही, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव के लोगों से जब एपीटीएन ने बात की तो उनका मन बातचीत को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद में नहीं था। लेकिन अजीब बात यह है कि बातचीत चल रही है, साथ साथ जंग भी जारी है। Подушки все подуты, как крыша тоже. समंदर किनारे बसे यूक्रेन के शहर खैरसान पर रूस के हमले के बाद कुछ घरों का ये हाल है। टूटी खिड़कियां और कमरों का हाल बता रहा है कि हमला कितना भयानक था और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जान बचाना कितना मुश्किल रहा होगा। Подушки спустились, если бы не с подушками, мы там и остались. रोज रोज के हमले, बेकसूर लोगों की मौत और संपत्ति का भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन की इसी जंग को खत्म करवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर फिर बात की। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 2 बार बातचीत हुई। ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 2 घंटे बातचीत चली। ट्रंप इस बातचीत से संतुष्ट नजर आए। Of course I did. I talked to him about it. I said, when are we going to end this, Vladimir? I've known him for a long time now. I said, when are we going to end this bloodshed, this bloodbath? It's a bloodbath. And I do believe he wants to end it. राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने से पहले ट्रंप का ये दावा था कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को फौरन रुकवा देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बातचीत के 1-2 दौर हुए, लेकिन जंग और तेज हो गई। अब जबकि एक ही दिन में ट्रंप की, पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बात हुई, तो लगता है कि देर सवेर कोई अच्छी खबर सामने आ सकती है। और अब दुनिया जहान की कुछ और खबरें कोने कोने से। माउंट एवरेस्ट को 19 बार फतह करने वाले 51 साल के केंटन कूल ने 20 बार फतह के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंग्लैंड के केंटन कूल ने रविवार को 8,849 मीटर की चोटी पर विजय हासिल की। वापसी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। वो 2004 से तकरीबन हर साल इस चोटी पर जीत हासिल कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब एक बार और इस चोटी पर जीत हासिल करने के बाद वो नेपाल की दूसरी चोटियों पर चढ़ना शुरू करेंगे। 2014 में एक एवलॉन्च में 16 शेरपाओं की मौत के बाद वो उस साल माउंट एवरेस्ट नहीं गए। 2015 में भूकंप की वजह से अपना अभियान टालना पड़ा। 2020 में कोरोना की वजह से उनको ये अभियान टालना पड़ा, लेकिन अब एक बार उनका अभियान फिर से शुरू हो गया है। और खबर शंघाई से, हेलीकॉप्टर में बैठकर कम ऊंचाई से चीन के शंघाई शहर की सैर की जा सकेगी। शंघाई के ग्लोबल हार्बर मॉल की 6ठी मंजिल से उड़े एक हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने बहुत नज़दीक से शंघाई स्टेडियम, लुपो ब्रिज, लुजियाइज ब्रिज और यांगपो ब्रिज को देखा है। इस पूरी सैर में सिर्फ 15 मिनट लगे। और आपने मेट गाला तो सुना होगा, जिसकी बहुत चर्चा रहती है, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में पेट गाला भी हुआ है। सोमवार की रात को जो पेट गाला हुआ वो बहुत अलग था। इसमें छोटे छोटे कुत्ते एकदम सितारों की तरह से सज धज कर पहुंचे। इन्होंने पेट गाला के लिए ख़ास तौर पर बनवाई गई ड्रेसेस पहनी। इस गाला से जमा की गई रकम को न्यूयॉर्क में ही अमेरिकन केनल क्लब के म्यूजियम ऑफ द डॉग के लिए दिया जा रहा है। तो ये थी एक झलक पेट गाला की। आज एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।